नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज बाकी तमाम राजनीतिक खबरों से थोड़ा सा हट के एक ऐसी खबर के बारे में बात की जाए जिस पर बहस बहुत जरूरी है, और वो है बढ़ती महंगाई। देखिए, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण ऐसी हुई हैं जिससे आपकी और मेरी जेब पर तुरंत असर पड़ता है। एक एक करके उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात, सीएनजी और पीएमजी जो है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो गाड़ी में लगता है, और पीएनजी जो कि पाइप गैस आपके घर में आती है, इन दोनों के दामों में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस की कीमत में 40% की बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है नेचुरल गैस की कीमत। अप्रैल 2019 के बाद तीसरी बार नेचुरल गैस की दाम बढ़ाए गए हैं। तो इससे जाहिर सी बात है सीएनजी महंगा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। आप भी गाड़ी में अगर सीएनजी इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल भराना महंगा हो सकता है। घर में अगर आप कुकिंग गैस यूज़ कर रहे हैं तो वो महंगा हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चावल, गेहूं, आटा, ये भी सब महंगा हुआ है। दरअसल पिछले एक साल में औसत खुदरा मूल्य 8 से 19% तक बढ़ा है। चावल का खुदरा कीमत जो है वो पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ी है, और गेहूं की खुदरा कीमत 14% से उसकी बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े हैं। आटे का खुदरा भाव एक साल में करीब 17%, करीब 18% महंगा हुआ है, उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है। और एक साल में आटे का थोक भाव 20.6% बढ़ा है। तो ये हो गया आटा दाल का भाव। आटे दाल की कीमत अब पता लगनी शुरू हो गई है। रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाले सामान भी महंगे हुए हैं। जनवरी से लेकर अब तक 22% दाम बढ़े हैं। खाने वाला तेल 5 से 22% महंगा। मसालों के दाम 2.5% से 17% तक उनकी रेंज है। साबुन, डिटर्जेंट पाउडर के दाम 1 से 3% तक बढ़े हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। चुकाने वालों को भी एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि आप रेपो रेट आप जानते ही हैं, वो बढ़ाकर 5.90 हो गया। रेपो रेट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपका जो लोन है, ईएमआई, वो महंगी होगी। इसका एक फ़ायदा भी है कि हो सकता है आपको बैंक में आपका जो इंटरेस्ट रेट है एफडी पर, वो भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आज मुकाबला में जो सवाल हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं वो है ये, बढ़ती हुई महंगाई अब एक सच्चाई है। उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और उस हिसाब से बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। ऐसे में इस महंगाई से कब मिलेगी निजात, ये है हमारा बड़ा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव बीजेपी के नेता हैं। अमन चुग, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जेएनयू, और डॉक्टर अंशुल अभिजीत, कांग्रेस पार्टी के। इस शो के शुरुआत में फॉर्मेट समझा दें। शुरुआती वक्तव्य के लिए सब वक्ताओं को 1-1 मिनट का समय मिलेगा। तो जाटव जी, पहले आपसे शुरू करना चाहते हैं। सवाल दोहरा दूं, बढ़ती महंगाई से कब मिलेगी निजात? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, आज के समय में महंगाई केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, और उसके पीछे अगर हम बात करें तो ठोस कारण है कि जो हमने पिछले 2 साल जो महामारी के जो इफेक्ट रहा, उस कारण से पूरी दुनिया में महंगाई की मार है और तमाम मुल्कों में हालात खराब हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 2 साल पूरा कारोबार रुका रहा, उस कारण से ना तो कारोबार और जो नौकरियां और जो कारोबार जो थे वो सब चूंकि वो रुक गए थे, अब वो दोबारा शुरू हुए हैं, खपत बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट 2 साल जो साइलेंट मोड में रहने के बाद में अब जो बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों के ऊपर सरकारें जो है वो काबू पा लेंगी, और ये जो महंगाई है उससे हर हालत में हमें निजात मिलेगी। जी, डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आपका 1 मिनट। जी, यहाँ पर महंगाई नहीं, मंदी भी है, बेरोजगारी भी है और भुखमरी भी है। ये तो हम जानते ही नहीं, ये तो इसकी चर्चा ही नहीं होती कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 101 है 116 मुल्क में। तो बड़ी शर्म की बात है। देखिए, सरकार ये कहती है, सरकार की ये दलील बार बार रहती है कि एक वैश्विक मंदी है, एक वैश्विक संकट है, हम क्या करें, हम तो बिल्कुल बेबस हैं। यहां तो फिर महंगाई है भी नहीं। ये सच्चाई ये है कि ये सरकार ही जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए। देखिए, महंगाई जो है, खुदरा महंगाई दर 7% है, वो बहुत दिन से 7% से ऊपर है। आरबीआई का टारगेट जोन है 4%, और उससे 3% वो ज्यादा है महंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब ईंधन की कीमतें गिरी हैं अब तक, तो यहां पर सरकार ने क्यों नहीं कम की? आप जानते हैं इसका सीधा ताल्लुकात है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में जून में प्रति बैरल डॉलर 116 था, अब वो गिरकर 80 से भी कम हो गया है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और सरकार की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। तो सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है यहां पर। जी जी बिल्कुल। अमन चुग, आपका 1 मिनट। नमस्कार है, जय हिंद है। सबसे पहले हम इसको ग्लोबल ऑर्डर के तौर पे समझते हैं। ग्लोबल ऑर्डर में 2 शादियां हुई थी, एक चाइना और अमेरिका की जिसको बोलते हैं, और दूसरी रशिया और यूरोप जोन की जिसको हम यूरशिया बोलते हैं। यूएस ने नॉमिनल वेज ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल रखा इमिग्रेशन पॉलिसी से, और चाइना को इंडस्ट्रियल हब बना दिया, वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब बना दिया, और वर्ल्ड में जो 28% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन होती है वो चाइना से होती है। चीप गुड्स वहां से पैदा होते थे और यूएस आराम से उसके साथ शादी में बढ़िया खुश था। सिमिलरली यूरो जो है वो रशिया से चीप गैस लेता था और $20 बिलियन की समझो गैस ली तो $2 ट्रिलियन का वर्थ ऑफ गुड्स बेचता था, यानी कि यू रशिया भी बहुत बढ़िया थी। दोनों शादियां टूट गई। अब जब दोनों शादी टूटेगी तो बट ऑब्वियस है ग्लोबल वर्ल्ड में क्योस आएगा। तो ग्लोबल वर्ल्ड में एक तरह से जहां पे एनर्जी प्राइसेस में दिक्कत है, वहां पे अब फूड प्राइसेस पे भी दिक्कत एविडेंट है, और इस पे कोई डिनायल नहीं है। ये अल्टीमेटली आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डिनायल नहीं है। एंड जिसके लिए जो स्टेप्स हैं वो आई थिंक दोनों साइड पे, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी साइड पे लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर कुमार, आपका 1 मिनट। देखिए, महंगाई को पहले समझना पड़ेगा उसके कारण क्या हैं। और हमारे यहाँ जो महंगाई हो रही है वो पिछले 15-16 महीने से होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज़्यादा चल रहा है। तो वो एक वजह है कि उससे फिर जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ने लगता है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस तेज़ हैं, खासकर पेट्रोलियम वगैरह पदार्थों पे, और उसका फिर जो असर होता है वो बाकी सब चीज़ों पे भी असर होता है। और दूसरी बात ये कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ी है, उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ गई है। तो हालांकि अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है, पर वहाँ पे उन्होंने दाम बढ़ा लिए हैं अपने। और फिर उसके बाद जो सप्लाई बॉटलनेक हुए हमारे यहाँ, छोटे उद्योग और जो माइक्रो सेक्टर है उसमें परेशानी आई, वहाँ पे बंद हो गए बहुत सारे, उससे हमारे यहाँ सप्लाई बॉटलनेक बढ़ गए। तो ये अंदरूनी कारण है, उसके अलावा बाहरी कारण भी हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी से उसको कंट्रोल करना, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का उस पर ज़्यादा असर होगा। हमें फिस्कल पॉलिसी से उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो शुरुआती वक्तव्यों से समझ में आई वो ये है कि अगर आप अमन चुग जी से सुने तो उनका ये कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कारण है, इसमें अब हमको कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन आप अछूते नहीं रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कारण अगर होंगे। और दूसरी तरफ एक खेमा ये है जो ये मानता है कि इन सब चीज़ों को आप भांप सकते थे और पहले कार्रवाई कर सकते थे, जो कि शायद उस तरीके से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। प्रोफेसर कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अमन चुग का ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, हम देख रहे हैं कि स्थितियां बदल रही हैं, इस वजह से भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें हमको प्रभावित करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम ये चीज़ होते हुए देख रहे थे आंखों के सामने, हमें मालूम था ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसे में क्या कुछ और प्रभावी कदम उठाए जा सकते थे, या ये मौजूदा स्थिति में जो मुमकिन था उसके हिसाब से सबसे प्रभावी था कदम? देखिए, अपने देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा, वो जैसे मैंने पहले कहा कि 15 महीने से ज़्यादा हो गए, होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज़्यादा चल रहा था। तो हमें पता था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर के प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो हम पहले से कदम उठा सकते थे जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका रेट कम हो जाता। जैसे कि हम पेट्रोलियम पदार्थों पे अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो बहुत बढ़े हुए थे उनको पहले ही कम कर सकते थे, और जो गुंजाइश थी कि वो और भी कम किए जा सकते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कम कर सकते थे। दूसरी बात ये हमें पता था कि जब प्राइसिंग पावर के चलते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर दाम बढ़ा रहा है, उनका प्रॉफिट, अगर आप आरबीआई का 1500 कंपनियों का जो सैंपल देखें तो उनका प्रॉफिट 20-24% बढ़ रहा था, जबकि अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट थी। तो वहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाया जा रहा था उसके ऊपर भी हम कुछ लगाम लगा सकते थे।
तीसरी बात यह कि हमारे यहाँ जो सप्लाई बॉटलनेक अंदरूनी है, जहाँ पे कि माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर जिसमें परेशानी आई है और वहाँ बहुत सारी यूनिट्स बंद हो गए हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट दे के हम वहाँ पे प्रोडक्शन को बेटर कर सकते थे। तो ये अंदरूनी कारण थे जिन पे हम एक्ट पहले ही कर सकते थे। और यूक्रेन युद्ध का तो असर हुआ है, लेकिन अगर हम पहले से कदम उठाते तो इतना असर नहीं होता। चीन में जो सप्लाई बॉटलनेक हुए, क्योंकि वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की गई, उसका भी हमें असर पता था कि होगा। तो अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पहले से हम कम करके रखते तो इन सब का असर इतना ज़्यादा आगे नहीं पड़ता। तो हम पहले से कदम उठाते तो हमारे ये देश के लिए अच्छा होता। जी शांत प्रकाश जाटव जी, आप किस तरीके से जवाब देंगे इसका? प्रोफेसर कुमार का यह कहना है कि हम समय रहते कदम कुछ उठा सकते थे। जैसे कि आप देखिए, अगर जैसे मैं सीएनजी नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की आप बात करते हैं, सीधा 40%, और दूसरी तरफ ये कहना कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घट रही है तो ये लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? हाँ, देखिए क्या है, महंगाई दर की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 7.79% भारत की स्थिति है, और भारत के अलावा अमेरिका 8.5 है, ब्रिटेन 9% है, ब्राजील 12.13%। इन देशों में महंगाई जो है देखिए, ना तो भारत ब्रिटेन है और ना ही भारत यूनाइटेड स्टेट्स। पूरी होने दीजिए, मेरी पूरी होने दीजिए बात को। मैं आपके प्रश्न को लेकर के, उसी विषय को लेकर के, कि भारत में स्थिति ये ऐसा है कि ये केवल भारत में है स्थिति, ऐसा नहीं है। और भारत से जो बड़े जो विकसित मुल्क हैं उनमें, उन देशों में स्थिति और ज्यादा भयावह है, खराब है। मगर यहाँ पर हम जैसे अभी तुरंत कह दिया कि 40% रेट बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है अगर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो भारत सरकार ने पीछे भी अपने टैक्सेस में कमी की है, आवश्यकता पड़ने पे वो भी की जाएगी। मगर हमें जो इस वक्त जो महंगाई का जो विषय है उसको इस तरीके से देखने की आवश्यकता है कि पूरे ग्लोबल इंडस्ट्री जो है वो इफेक्टेड है, और उसके कारण से सबको परेशानी। अभी कॉर्पोरेट की जो इन्होंने बात करी कि वो लोगों के प्रॉफिट को कम किया जा सकता था, आप कॉर्पोरेट को केवल जो है ना अंबानी या अडानी ग्रुप तक ही क्यों देखते हैं? उसका लाभ क्या वहां के जो वर्कर्स हैं उनको नहीं मिलता? डेफिनेटली उनको भी, उनके वर्कर्स को भी वो पैसा मिलता है। केवल ये नहीं है कि वो उनके घर में चला जाता वो पैसा। जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके वर्कर्स और तमाम पूरा इंडस्ट्री जो है वो पैसा उसी से, तमाम देश का 80% जो पॉपुलेशन है वो उसी के कारण से जो है ना वो रोजगार पाती है। तो इसलिए कॉर्पोरेट के टैक्स प्रॉफिट को कम कर देना ये भी ठीक नहीं है, भ्रामकता फैलती है। कॉर्पोरेट को भी पुष्ट करके रखना है, गवर्नमेंट को भी पुष्ट करके रखना है, और उसका लाभ भारत की जनता को मिले, हमें उस चीज की भी चिंता करने की आवश्यकता है। अभी कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा। प्रोफेसर कुमार, इससे पहले आप इस बात का जवाब दें, डॉक्टर अंशुल अभिजीत, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती और कॉर्पोरेट को बढ़ावा है, ये एक बड़ा विवादित राजनीतिक मुद्दा हमेशा रहता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभी जाटव जी का ये कहना है कि आप इन सब स्थितियों को हर बार कॉर्पोरेट जगत से जोड़ करके ना देखें। देखिए हुआ क्योंकि क्या, उस पर भी बहुत सारे लोग आश्रित हैं। देखिए हुआ क्या संकेत भाई, हुआ क्या कि जो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स इतने कम कर दिए, तो ये जो कॉर्पोरेट जगत है इसने बड़ा फायदा उठाया उसका। उस वक्त 4% थे, तो उन्होंने लोन ले लेके अपने जो डेट्स हैं वो सेटल किए, डीलेवरेजिंग हुई, निवेश बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये समस्या हुई, और अभी तक भी डीलेवरेजिंग हो रही है, निवेश नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज्यादा कम है, और उद्योग उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं आएंगे, मांग नहीं बढ़ेगी, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे नहीं आएगी। ये बिल्कुल समस्या है। तो जितनी भी सरकार की नीति है, देखिए ये समस्या ये है कि सरकार बिल्कुल लापरवाह भी नहीं, नासमझ भी है, एक अनाड़ीपन है, एक कच्चापन है, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ ही नहीं आता ऐसा लगता है। क्योंकि जितनी भी उनकी आर्थिक नीतियां थी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, सब हानिकारक निकली ना। तो उनकी कौन सी अच्छी नीति थी? देखिए महामारी के पहले भी हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 3.7 था, तो पहले से ही मंदी यहां पर छा गई थी।
तो ऐसा नहीं कि मंदी की ये महामारी की वजह से, ये जो वैश्विक, ये जो उलझन है, जो वैश्विक संकट है, उसकी वजह से हमारी जो महंगाई है वो आयातित है, वो इंपोर्टेड है। यहाँ पर पहले ही गंभीर आर्थिक समस्या ये तो देखिए, बेरोजगारी इस बहस दर का था। मकसद सिर्फ क्या गलत हुआ वही उसी पर चर्चा करना नहीं है। अमन चुग, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे बताइए आगे का समाधान, आगे की राह क्या है। हमारा जो डिबेटिंग पॉइंट है मैं वो एक बार फिर से दोहरा दूं, बढ़ती महंगाई से कब मिलेगी निजात, कब मुक्ति मिलेगी? देखिए, सबसे पहले हमें ये कब समझना राहत जरूरी है मिलेगी? कि वर्ल्ड में पिछले 1.5 साल में $32 ट्रिलियन का पंपिंग हुआ। वो पैसा वापस होना ही होना था, जिसके कारण, क्योंकि $32 ट्रिलियन पंप होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कि बढ़ा, वर्ल्ड ओवर बढ़ा। अब पॉइंट यह, ग्लोबल वर्ल्ड अगर ग्लोबलाइजेशन के तहत अपना अपना पैसा वापस लेके ग्रोथ में लगाता तो जीडीपी ग्रोथ मोर देन इन्फ्लेशन ग्रोथ होती, तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर ग्लोबल वर्ल्ड आपस में भिड़ गया, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अब जब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ तो उसके कारण ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक तो सप्लाई चेन तो है ही है जो अरुण जी ने बताया, मगर उसके अलावा एक बड़ा जो दिक्कत मेरे को आते हुए दिख रही है वो है चाइना ने वर्ल्ड के 60% से ज्यादा व्हीट रिजर्व्स प्रोक्योर करके रख लिए हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण पोटैश और जो फॉस्फेट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम आता है, 40% से ज्यादा रिजर्व्स रशिया और यूक्रेन के कब्जे में है। आने वाले समय में यानी प्रोडक्शन होनी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये, जहां में ये हम ये जिक्र कर रहे हैं फ्यूल प्राइसेस टूटे हैं, ये सब टेम्पररी है। क्योंकि रीजन क्या है, फ्यूल प्राइसेस इसलिए टूटे हैं क्योंकि रिसेशनरी फेजेस आ गए हैं। ये कोई हेल्दी वे में फ्यूल प्राइसेस नहीं टूटे हैं। तो अगर हम ये कहें कि फ्यूल प्राइसेस को पास ऑन कर दे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कैसे भरपाई होएगा? अब रही बात जो अभी तक जो डिस्कशन चल रही थी, हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 75% पे पहुंच गया है। यानी कि इसका मतलब ये, पिछले 1.5 साल में अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, जिसके कारण पीएमआई, हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56 पे है और हमारा सर्विसेज पीएमआई 57 पे है, जो कि लास्ट 3 इयर्स का सबसे टॉप नॉच पे है। प्लस हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रियल जीडीपी ग्रोथ यानी कि नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन 13.5% से ग्रो करा है Q1 में। और इस साल यानी कि पूरे साल 22-23 में हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ यानी कि आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन 7% से हम ग्रो करेंगे। यानी हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अंदाजन 13-14% तो गिर चुका है ना आईआईपी, यानी कि क्योंकि कोर सेक्टर आउटपुट के कारण गिरा है, क्योंकि सीजनल फैक्टर्स है। पीएमआई में अगर आप देखोगे तो पीएमआई में बढ़ोतरी हुई है। तो जब आप आईआईपी को देख रहे हो, आप कोर सेक्टर आउटपुट के कारण देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, जवाब ले लेते हैं पहले प्रोफेसर कुमार, उसके बाद डॉक्टर अभिजीत। हल्का हल्का बढ़ोतरी मतलब एक्सपेंशन है। जब आपका बेस फिगर 55 एक सेकंड, प्रोफेसर कुमार का जवाब ले लें। प्रोफेसर कुमार, देखिए, जो जाटव जी ने कहा कि वर्कर को भी फायदा होता है, तो मैं सिर्फ बता रहा था प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वर्कर को भी आमदनी बढ़ी, वो तो जो वर्कर की वेजेस हैं वो कितनी बढ़ी वो तो एक अलग बात है। पर जो प्राइसिंग पावर है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की, और मैं सिर्फ अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा, मैं जो 1500 कंपनियों का सैंपल जो आरबीआई का है, जो संगठित क्षेत्र का है, मैं उसकी बात कर रहा था। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ 94% तो असंगठित क्षेत्र में है। जब कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको फायदा नहीं मिलता है, बल्कि उसको नुकसान होता है जब दाम बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, तो हम अपने देश को बाकी देशों से और कंपेयर नहीं कर सकते कि यूके में इतना है, यूएस में इतना है, क्योंकि जैसे असंगठित क्षेत्र का नाम है, वो संगठित नहीं है। वो जब दाम बढ़ते हैं तो अपने डीएन यूटिलाइजेशन वगैरह नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ संगठित क्षेत्र में होता है। तो जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो बुरी तरह से धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसके दाम ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप यूके और यूएस से तुलना मत कीजिए। हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, हमें पता ही नहीं है उन लोग कितने पानी में। जो अभी कहा गया कि रिसेशन की वजह से दाम बढ़े हैं, पर रिसेशन की वजह से तो बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो रिसेशन एक तरीका नहीं है कि आप अपने दाम बढ़ाएं। रिसेशन में जरूर दाम गिरेंगे, पर लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी, आमदनी कम हो जाएगी, और अगर वो ज्यादा कम होगी तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। दूसरी बात कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हुई कि वो 75% हो गई है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% आरबीआई बताता है तो संगठित क्षेत्र की बताता है, वो संगठित क्षेत्र की नहीं है, क्योंकि जो सैंपल में आरबीआई का आता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र आता है। सवाल सीजनली एडजस्टेड का नहीं है, उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं आता, उसमें स्मॉल सेक्टर नहीं आता। उसको समझिए, सीजनली एडजस्टेड है तो यानी कि आप जब इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली ग्रो करा है ना इनडायरेक्ट वे में। फिर आपको बताइएगा अपना, पर वो हमारा जो आंकड़ा है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र को लागू है।
जबकि हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से गिरा है, स्मॉल सेक्टर बहुत बुरी तरह से गिरा है। उसी तरह जो पीएमआई के आंकड़े हैं वो भी सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े होते हैं और वहां पे मंथ ऑन मंथ होता है। तो पहले जब आपकी गिरावट ज्यादा हो जाए और मंथ ऑन मंथ बढ़ावट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो अभी हमारा जीडीपी सिर्फ 4% ऑफिशियली आगे बढ़ा है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल जीडीपी है उसमें देखिए ऐसा है, ये एक आंकड़ा इधर एक आंकड़ा उधर, देखिए इसमें प्रोफेसर कुमार एक आंकड़ा इधर एक आंकड़ा उधर, हर कोई एक बात है जी जाटव जी जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और है, सवाल फिर दोहरा दूं, समाधान। हाँ, इस सबके बावजूद महंगाई की जो स्थिति है उसके बावजूद आज भारत सरकार जो है वो महंगाई से गरीब जनता पर प्रभाव ना पड़े इसलिए वो मुफ्त अनाज दे रही है। अभी जो अनाज की व्यवस्था थी उसको दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भुखमरी ना रहे। और रोटी कपड़ा मकान ये जो जाटव जी, मुफ्त अनाज तो अलग ही डिबेट हो जाएगी। भारत सरकार जो है किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या राजनीतिक कारण तो नहीं है, हिमाचल और गुजरात तो नजर नहीं आ रहा है। ईंधन के दाम अब सबसे पहले कम करिए, ये सरकार के हाथ में है। ईंधन के दाम कम करिए, रुपए को नियंत्रण में लाइए। आरबीआई का खुद कहना है, जाटव साहब, आरबीआई का खुद कहना है कि जब रुपए कमजोर होता है तो महंगाई बढ़ती है। ये मैं नहीं, आरबीआई कह रही है। तो आप रुपए को भी नियंत्रण में लाइए, ईंधन के दाम कम करिए और फिस्कल स्टिमुलस बढ़ाइए। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। हम लोगों के साथ बने रहिए, अभी हाजिर होते हैं। मुकाबला में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। देखिए, अपने देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ा वो जैसे मैंने पहले कहा कि 15 महीने से ज़्यादा हो गए, होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज़्यादा चल रहा था। तो हमें पता था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर के प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो हम पहले से कदम उठा सकते थे जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका रेट कम हो जाता। जैसे कि हम पेट्रोलियम पदार्थों पे अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बहुत बढ़े हुए थे उनको पहले ही कम कर सकते थे। वर्ल्ड में पिछले 1.5 साल में 32 ट्रिलियन डॉलर का पंपिंग हुआ। वो पैसा वापस होना ही होना था, जिसके कारण क्योंकि 32 ट्रिलियन डॉलर पंप होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कि बढ़ा, वर्ल्ड ओवर बढ़ा। अब पॉइंट यह, ग्लोबल वर्ल्ड अगर ग्लोबलाइजेशन के तहत अपना अपना पैसा वापस लेके ग्रोथ में लगाता तो जीडीपी ग्रोथ मोर देन इन्फ्लेशन ग्रोथ होती, तो अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं होती थी। मगर ग्लोबल वर्ल्ड आपस में भिड़ गया, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अब जब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ तो उसके कारण ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक तो सप्लाई चेन तो है ही है जो अरुण जी ने बताया, मगर उसके अलावा एक बड़ा जो दिक्कत मेरे को आते हुए दिख रही है वो है चाइना ने वर्ल्ड के 60% से ज्यादा व्हीट रिजर्व्स प्रोक्योर करके रख लिए हैं।